हेलो दोस्तों, स्वागत है द रेस के इस अमेजिंग चैनल पे। मेरा नाम है मृत्युंजय मिश्रा और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। बड़े दिनों बाद, लगभग 1 महीने बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। अब लगातार चलती रहेगी मुलाकात और हम लगातार लेक्चर्स लेके आते रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से हम लेक्चर नहीं ला पा रहे थे और हमने जहाँ से डिसकंटिन्यू किया था वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 क्लास 11th का जो है हमने मोनेरा किंगडम फिनिश कर दिया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो आइए दोस्तों, हम बात करेंगे जब किंगडम प्रोटिस्टा की। आपको सबको ये पता है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस को देखा है उनको ये पता है कि जो विटेकर साहब ने जीवों को 5 किंगडम्स में विभाजित किया, 5 जगत में विभाजित किया और वो किंगडम्स थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमीलिया। जिसमें से मोनेरा को हमने पढ़ लिया था। मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और जो प्रोटिस्टा हैं वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आपको मैंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस एक बताया था कि यूकैरियोटिक का मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। सर, ये इंसिपिएंट का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल हो सेल के अंदर वो स्कैटर्ड फॉर्म में हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड ना हो। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो ये किंगडम है जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, हमको ये पता है कि इनके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रॉपरली अरेंज्ड होती है और उसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर हमारे क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल अरेंज होते हैं। ये बात समझ में आई? चलिए, तो हम आगे बात करेंगे प्रोटिस्टा की। तो हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा को हम कहते हैं कि ये एंसेस्टर हैं। किसके एंसेस्टर हैं? पूर्वज हैं किसके? प्लांट, फंजाई और एनिमीलिया के। तो अगर हम किसी एंसेस्टर किंगडम की बात करते हैं तो हम प्रोटिस्टा को एंसेस्टर कहते हैं उन तीनों किंगडम्स का जो इनके बाद आएंगे, जैसे फंजाई आएगा, प्लांटी आएगा और एनिमीलिया आएगा। अभी इसके बाद कवक की बात करेंगे हम, उसके बाद हम पादप जगत की या वनस्पति जगत की बात करेंगे या जंतु जगत की बात करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि जो ये प्रोटिस्टा है ये उनका एंसेस्टर है। चलिए, अब हम बात करेंगे कि प्रोटिस्टा कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्रोटिस्टा मेनली हमें पढ़ने हैं 3 टाइप के। प्रोटिस्टा हमें पढ़ने हैं मेनली 3 टाइप के। तो जब हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में हम देखते हैं कि 3 तरह के प्रोटिस्टन्स हमको मिलते हैं, प्रोटिस्ट हमको मिलते हैं। एक प्रोटिस्ट होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा प्रोटिस्ट होता है कंज्यूमर या डिकम्पोजिशर और तीसरे होते हैं प्रोटोजोन। सर, क्या प्रोटोजोन्स को हम प्रोटिस्ट के अंदर पढ़ते हैं? हाँ, प्रोटोजोन्स को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? प्रोटिस्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है जो फोटोसिंथेसिस करे। इसको हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट की बात हम करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं डीकम्पोजिसर या कंज्यूमर की। तो डीकम्पोजिसर में क्या होता है, जो चीज़ों को सड़ाए गलाए उनको क्या कहते हैं? डीकम्पोजर कहते हैं। और जो प्रोटिस्ट इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं उनको हम डीकम्पोजिसर प्रोटिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। 2 तरह के स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, एक सेल्यूलर और एक एसेल्यूलर। आप ये बात ध्यान रखेंगे जब हम प्रोटोजोन्स की बात करते हैं तो प्रोटोजोन्स में हम पढ़ते हैं जूफ्लैजिलेट, सार्कोडीना और स्पोरोजोअन्स और सीलिएटा की। आई बात समझ में? और अगर हम प्रोटिस्टा की बात आपको बताएं तो प्रोटिस्टा जो होते हैं वो प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर तो होते हैं लेकिन कुछ जो हैं वो कॉलोनीज़ में रहते हैं और कुछ अकेले रहते हैं। मोस्टली जो हैं ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब क्या होता है? जो जलीय होते हैं और इनके जो सेल है उसमें सेल्यूलोज पाया जा सकता है। ठीक है, फ्लैजला और सीलिया का जो अरेंजमेंट है वो 9+2 का होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, फ्लैजला और सीलिया का अरेंजमेंट 9+2 का होता है। और आगे की बात अगर हम करते हैं तो हम बात करेंगे अब
फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात हम करेंगे दोस्तों। और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में हम ये जानते हैं कि ये इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और जब ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कराता है। आपको पता है ये ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट फोटोसिंथेसिस कराते हैं। ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट फोटोसिंथेसिस कराते हैं। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट फोटोसिंथेसिस कराते हैं। इसमें आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो जब हम डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स की जब हम बात करते हैं तो डाइनोफ्लैजिलेट्स को हम कहते हैं गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट। क्या कहते हैं, गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट कहते हैं। और ये क्या होते हैं, पायरोफाइटा भी इनको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरोफाइटा भी हम कहते हैं। आपको बात ये समझ में आई। फिर हम डाई एटम्स की बात करेंगे, और जो डाई एटम्स हैं ये आपकी एनसीईआरटी इनको क्राइसोफाइट्स कहती है। क्या कहती है, क्राइसोफाइट्स कहती है। आई बात समझ में। फिर आइए, ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इसमें बात याद रखेंगे कि ये डाई एटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, डाई एटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए, तो प्रोटिस्टा में आपको जितना जानने की ज़रूरत थी उतना हमने बता दिया आपको। प्रोटोजोअन्स थोड़ा सा सुन लीजिए। जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो जो हैं वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं और कुछ डिजीज़ भी कॉज करते हैं। आई बात समझ में। जैसे एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है, और ये प्लाज्मोडियम 3 स्पीसीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी जब आप क्लास 12th में जाएंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की जब हम बात करेंगे तो वहाँ हम 3 स्पीसीज़ पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी। तो जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है वो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। कौन सा मलेरिया कॉज करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, और ये बहुत घातक मलेरिया कॉज करता है, और उस मलेरिया से इवनली डेथ तक हो जाती है। बोलिए, आपको समझ में आया कि नहीं प्रोटिस्टा के बारे में। चलिए आगे की जब हम बात करते हैं और हम पहुंचते हैं फंजाई पे। किस पे पहुंचते हैं, फंजाई पे पहुंचते हैं। तो आइए किंगडम फंजाई की हम बात करेंगे। किंगडम फंजाई की बात हम करेंगे। तो जब हम किंगडम फंजाई की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो किंगडम फंजाई है ये एक्लोरोफिलस होता है, यानी इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि फंजाई इज एक्लोरोफिलस यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक स्पोर प्रोड्यूसिंग थैलॉइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी एनसीईआरटी आपकी लिखती है कि जब इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो ये कैसे हो जाएंगे, एक्लोरोफिलस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, एक्लोरोफिलस हो जाएंगे। इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद ये क्या करेंगे, कौन सा सेल होगा इनके अंदर, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगा। और आगे की बात जब हम करते हैं तो ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इनके अंदर थैलॉइड प्रेजेंट होता। आया समझ में बच्चों। तो आगे की बात हम करेंगे इनके जनरल कैरेक्टर्स की। तो जनरल कैरेक्टर्स में हम बात करेंगे कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं और लगभग ये हर जगह पाए जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह पाए जाने वाले, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जमीन हो, ये हर जगह लगभग पाए जाते हैं। एनिमल्स पे हो, प्लांट पे हो। तो ये फंजाई कैसे होते हैं नेचर में, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, और इनके मॉर्फोलॉजी में हम बहुत सारे डाइवर्सिटी को देख सकते हैं। आपको बात समझ में आएगी नहीं। अब इनके जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम जानते हैं कि क्या होता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इनके फीचर्स क्या हैं उसकी बात हम करते हैं। देखिए ये कई जगह पे उगते हैं, जैसे काऊ डंक पे उगेंगे। कहाँ उगेंगे, काऊ डंक पे उगेंगे, यानी गाय के गोबर पे उगेंगे। और जो काऊ डंक पे उगते हैं उनको हम कहते हैं कॉप्रोफिलस फंजाई। क्या कहते हैं, कॉप्रोफिलस फंजाई। क्या कहते हैं, कॉप्रोफिलस फंजाई। इतनी बात समझ में आई। तो हम उसको कहते हैं कॉप्रोफिलस फंजाई। जो वुड पे उगते हैं उनको हम कहते हैं इपीजाइलिक। क्या कहते हैं, इपीजाइलिक फंजाई। क्या कहते हैं, इपीजाइलिक फंजाई।
तो आपको दोस्तों इतनी बात समझ में आई कि जो काऊ डंग पे उगे उनको हम कहते हैं कॉप्रोफिलस, जो वुड पे उगे उनको हम कहते हैं इपीजाइलिक, और ऐसे ही जो कैरेटिन पे उगते हैं, जो कैरेटिन प्रोटीन पे उगते हैं, जैसे आपके नाखूने पे उग गए, बालों पे उग गए, तो ये क्या है, जैसे डेंड्रफ होती है, डेंड्रफ होता है आपको, तो ये क्या है, ये हैं कैरेटिनोफिलस। क्या हैं? कैरेटिनोफिलस। आपने जब भी आप कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने कभी रोटी बंद करके रख दी होगी अपने टिफ़िन में, तो आपको उस पर काले काले फफूद दिखते हैं, वो भी फंजाई हैं। ब्रेड पे भी आपको फफूद लगे हुए दिख जाएंगे। आई बात समझ में? तो मॉइस्ट और ह्यूमिड कंडीशन अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, इनका ग्रोथ बहुत ईजिली हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब इनकी जो बॉडी होती है दोस्तों, ये बॉडी बनी होती है हाइफी की। किसकी बनी होती है? हाइफी की। अच्छा, तो सर ये हाइफी क्या है? तो हाइफी की कहानी आप सुनने की कोशिश करेंगे तो आप ये जानेंगे कि हाइफी का मतलब होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिससे फंजाई की बॉडी बनी होती है। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि मानिए कि ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसी को हमने कहा हाइफी। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो मानिए कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ऐसे न्यूक्लियस इसके बीच में प्रेजेंट है। तो अगर इसके बीच में कोई भी पार्टीशन नहीं है तो इस तरह की हाइफी को कहते हैं एसेप्टेट। क्या कहते हैं? एसेप्टेट। ठीक है, आई बात समझ में? अगर इनके बीच में पार्टीशन होता है, क्या हो जाता है? पार्टीशन, वॉल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे मानिए कि वॉल प्रेजेंट हो जाए और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट हो, तो इस तरह के माइसीलियम को कहते हैं सेप्टेट माइसीलियम। क्या कहते हैं? सेप्टेट माइसीलियम। यानी अगर वॉल प्रेजेंट है, इसी वॉल को हम कहते हैं सेप्टा। क्या कहते हैं? सेप्टा कहते हैं। अगर सेप्टा प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे सेप्टेट, और अगर सेप्टा नहीं प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे एसेप्टेट हाइफी। आई बात समझ में? तो एसेप्टेट हाइफी की बात करेंगे और सेप्टेट हाइफी की बात करेंगे तो हम ये जानेंगे जिनके अंदर वॉल प्रेजेंट है उनको हम सेप्टेट कहेंगे और जिनके अंदर नहीं प्रेजेंट है उसको हम एसेप्टेट कहेंगे। समझे? तो नोट करेंगे इसको। तो हम बात कर रहे थे हाइफी की। तो हाइफी क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हाइफी इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ फंगल बॉडी। ठीक है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिससे फंजाई बनी होती है। आपको इतनी बात समझ में आई? आई बात समझ में? अब देखिए, तो क्या होता है कि जब इस हाइफी का एक नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क क्या होता है सर? समझने की कोशिश करिएगा। जब कई सारे हाइफी जो होंगे वो एक दूसरे में मिल जाएंगे, मानिए एक हाइफी ये है, दूसरी हाइफी ये है, तीसरी हाइफी ये है, और ऐसे ऐसे कई सारे हाइफी मिलके जब नेटवर्क बना लेंगे तो इस तरह के नेटवर्क ऑफ हाइफी को, यानी नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम कहेंगे, नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या कहेंगे? नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम कहेंगे माइसीलियम। क्या कहेंगे? माइसीलियम। तो जब कई सारे हाइफी मिल जाएंगे तो वो एक नेटवर्क बना लेंगे और उस नेटवर्क को हम कहेंगे माइसीलियम। तो और मोस्ट ऑफ द फंजाई में दो तरह के हाइफी पाए जाते हैं, एक पाया जाता है सेप्टेट और दूसरा पाया जाता है ये सेप्टेट। अब देखिए, जब हम टाइप्स ऑफ माइसीलियम की बात करते हैं, आइए टाइप्स ऑफ माइसीलियम देखेंगे। तो आपके कोर्स में 3 टाइप के माइसीलियम दिए हुए हैं। तो आइए टाइप्स ऑफ माइसीलियम की हम बात करते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ माइसीलियम की बात करेंगे। माइसीलियम आपको पता है, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो है सिनोसिटिक माइसीलियम, दूसरा जो टाइप है वो है प्राइमरी माइसीलियम, और तीसरा जो टाइप है वो है सेकेंडरी माइसीलियम। आइए नोट करते हैं। पहला है सिनोसिटिक माइसीलियम, माइसीलियम। दूसरा क्या है? दूसरा है प्राइमरी माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम। तीसरा है सेकेंडरी
माइसीलियम। आप ध्यान रखेंगे यही 3 टाइप के माइसीलियम से क्वेश्चंस आपसे पूछता है। अब क्या होता है कि जब भी आपको ऐसा हाइफी देखने को मिले, यानी जिसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएट है और इसके बीच में सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, यानी मल्टी न्यूक्लिएट ए सेप्टेट, मल्टी न्यूक्लिएट ए सेप्टेट, यानी जब मल्टी न्यूक्लिएट और ए सेप्टेट हाइफी पाई जाए तो उस तरह के हाइफी को हम कहते हैं सिनोसिटिक माइसीलियम। और जब इस तरह की हाइफी आपको मिल जाए जिसमें एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और वॉल प्रेजेंट हो, यानी हर में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इस तरह के बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएट सेप्टेट। बोलो बेटा, बोलो दोस्त, समझ में आया? यूनी न्यूक्लिएट सेप्टेट, आई बात समझ में? और लास्ट जो होता है वो होता है डाइकैरियोटिक माइसीलियम। डाइकैरियोटिक का मतलब क्या? जिनके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस और डाई का मतलब 2। तो नाम से स्पष्ट है कि जिनके अंदर 2 माइसीलियम प्रेजेंट हो उस तरह के माइसीलियम को हम कहते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम। सेप्टेट होंगे और उनके में अंतर क्या होगा कि इनके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो आपको तीनों टाइप के माइसीलियम्स क्लियर होंगे। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। सिनोसिटिक माइसीलियम में क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और उनके बीच में कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी बात जब हम करेंगे तो हम ये जानेंगे कि ये कैसे होते हैं। प्राइमरी वाले ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं और इनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होता है। और तीसरे कैसे होते हैं? जो डाइकैरियोटिक होते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इनमें सेप्टा भी प्रेजेंट होता है। बोलो भाई, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई की। किसकी बात करेंगे? रिप्रोडक्शन इन फंजाई की। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, आइए रिप्रोडक्शन इन फंजाई की हम बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आइए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रिप्रोडक्शन इन फंजाई क्या होता है? देखो, रिप्रोडक्शन जब होता है फंजाई में तो वो तीनों टाइप का हो सकता है। 3 टाइप के रिप्रोडक्शन आपने पढ़े होंगे। वेजिटेटिव, पहला है वेजिटेटिव, दूसरा है सेक्सुअल और तीसरा है एसेक्सुअल। तीसरा कौन सा है? एसेक्सुअल। आइए तो पहली बात हम करते हैं वेजिटेटिव की। तो वेजिटेटिव में जो पहला है वो हो सकता है फ्रेगमेंटेशन। क्या हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमने आपको बताया है, जब किसी फंजाई की कोई माइसीलियम का पार्ट टूट जाए फ्रेगमेंट में और वो फ्रेगमेंट एक नए फंजाई को या एक नए माइसीलियम को प्रोड्यूस कर दे, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरी बात हम करते हैं जिसका नाम है फिजन। फिजन भी आपको पता है। और तीसरी बात है बडिंग। क्या बात है? बडिंग। तो ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है फंजाई। और एसेक्सुअल में ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन करता है, ओडिया का फॉर्मेशन करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये 3 स्टेप्स में करता है। पहले स्टेप को कहते हैं प्लाज्मोगैमी, दूसरे को कहते हैं गैमेटिंजियल कॉन्टैक्ट, तीसरे को कहते हैं गैमेटिंजियल कॉपुलेशन। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन की बात। और जितना इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए उतना मैं बता रहा हूँ कि बोर्ड्स में यहीं से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, तो आप ये लिख के आएंगे कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें कौन कौन से होते हैं। विखंडन हो सकता है, फिजन हो सकता है और
मुकुलन हो सकता है, बडिंग हो सकती है। इतनी बात समझ में आई। तो ये बातें, ये तीनों बातें हमने आपको समझा दी और ये बात हुई रिप्रोडक्शन की। अब हम आगे जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम आपसे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की और भी आगे की बातें करेंगे। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियोस के सारी बातें समझ में आई होंगी और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चाहे मत करिए, लेकिन अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। ठीक है, अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की बहुत सारी बातें करेंगे। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन अब जो है कि गैप नहीं होगा, अब ये लगातार चलती रहेंगी बातें और जब लगातार चलती रहेंगी हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे और फिर वही पहले वाला फ्लो बन जाएगा। तब तक के लिए बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।